लॉस ऑफ चार्ज मेथड, जैसा कि हम लोगों ने देखा था जब हम क्लासिफाई कर रहे थे रेजिस्टेंस को, तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड किसके लिए यूज होता है? तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड टू मेजर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, यूज्ड टू मेजर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के एग्जांपल्स क्या थे? इंसुलेटर के इंसुलेशन रेजिस्टेंस, या कैपेसिटर के रेजिस्टेंस, है ना? तो कैपेसिटर के लीकेज रेजिस्टेंस, लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, या फिर ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस केबल का, और बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया है? तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है वोल्टेज ड्रॉप मेथड, जिसको आप लोग वोल्ट मीटर अमीटर मेथड बोलते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड और केल्विन डबल ब्रिज मेथड, ठीक। अब हम हाई रेजिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं उसमें हम आ रहे हैं। तो एक मेथड है आप लोगों का लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड में क्या होगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस ऑफ चार्ज मेथड में क्या होता है कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, मान लो वो R है, ठीक है। तो ये जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, ये मान लो ये आप लोग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस है R, ठीक। अब ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इसको हम कनेक्ट करते हैं किसी कैपेसिटर के पैरेलल में, ठीक है। और इसके पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं एक वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, ठीक है। और इसको हम सप्लाई देते हैं किसी वोल्टेज सोर्स से, तो ये हम एक वोल्टेज सोर्स से सप्लाई दे दिए। ये हमारा है वोल्ट मीटर, ये कैपेसिटर, और ये हमारा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जिसको हमको मेजर करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम करेंगे कनेक्ट, ठीक है। तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे तब फिर क्या होगा? तब फिर आप लोगों का जो कैपेसिटर है वो एक सुटेबल वोल्टेज में चार्ज होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये चार्ज हो जाता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका चार्ज हो जाता है कैपिटल V वोल्ट में, ठीक है। कुछ टाइम पे ये चार्ज हो जाता है कैपिटल V वोल्ट्स में, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे? उसके जब हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तब फिर क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? तब जो ये चार्ज हुआ है, ठीक है, ये जो चार्ज हुआ है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब जब ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो इसमें जो भी इसके टर्मिनल वोल्टेज हैं वो हम कहाँ से मेजर कर सकते हैं? वो हम इस वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी? अलग अलग टाइम पे V वैल्यू होगी, ठीक है। तो V क्या हो गया? वोल्ट, डिस्चार्ज वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेजेस ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर,
ठीक है। अब अगर यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे डिस्चार्जिंग का, ठीक है, तो ये मान लीजिए आप लोगों का V है, ठीक, और ये एक्सिस मान लीजिए आप लोग का T है। तो हम अलग-अलग टाइम पीरियड में यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग हम लेंगे, जिसको हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ में V और T। तो इनिशियली जो सबसे पहला वोल्टेज जो होगा, वो क्या होगा? वो जो चार्ज रहेगा जो चार्ज रहेगा हमारा कैपेसिटर इनिशियली V वोल्ट से, वो आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो कैपेसिटर होगा, उसका चार्ज सबसे पहले V और उसके बाद फिर ये डिक्रीजिंग, ठीक है, ठीक है। और इसका जो एक्सप्रेशन होगा, अगर आप इसके एक्सप्रेशन में जाओगे, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? इसका एक्सप्रेशन जो होगा V इज इक्वल टू V, कैपिटल V इनिशियल वोल्टेज इंटू e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। अब यहाँ पे टाउ जो टाइम कांस्टेंट है, टाउ इज इक्वल टू R और C, ठीक है। तो V जो वोल्टेज है वो क्या होगा? इनिशियल वोल्टेज इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। होगा कि नहीं होगा? किसी को इसमें डाउट है क्या? तो ये हो जाएगा आप लोग का डिस्चार्जिंग का इक्वेशन, ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको V पता है, ठीक है, और इनिशियल वोल्टेज V पता है, कैपिटल V, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई एक स्पेसिफिक टाइम पता है, ठीक है, आपको कैपेसिटर की वैल्यू अगर पता है, क्योंकि ये कैपेसिटर की वैल्यू ये तो हम नोन वैल्यू लेंगे, ठीक है, एक नोन वैल्यू ऑफ कैपेसिटर लिया लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है वो भी नोन है। अब यहाँ पे जब ये डिस्चार्ज होगा तो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग टी की वैल्यू पे जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा उसको भी हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग मेजर कर रहे हैं थ्रू वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो अननोन वैल्यू है वो क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, ठीक। तो इस इक्वेशन को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई आप लोग? V बाई कैपिटल V इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t बाई आर सी, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो? लॉग ई V बाई कैपिटल V e टू द पावर, ठीक है, तो यहाँ पे t बाई आर सी। इसको अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो R विल बी इक्वल टू T डिवाइडेड बाई C लॉग E, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का कैपिटल V डिवाइडेड बाई स्मॉल v, ठीक है, यहाँ पे माइनस के कारण ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक। तो ये आप लोग की एक वैल्यू आई जिसके थ्रू आप लोग रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक। ये इक्वेशन कौन सा है? ये इक्वेशन शायद होगा। अब इसको अगर log 10 के बेस पे ले लो तो log 10 के बेस में क्या आएगा आपका वैल्यू? R will be equal to 0.4343 into T divided by C log 10 V by V, ठीक है। ये आपकी एक वैल्यू आ गई, ये log 10 बेसिस पे। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से आप लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। 2 and 3,
unknown insulation resistance will be calculated, will be if T, C, V and instantaneous voltage V is known। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब अगर आप लोग बात करें यहाँ पे, अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस R की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो R की वैल्यू अगर ज्यादा है तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस R की वैल्यू अगर हाई है तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी हाई होगी। अब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी तो ये जो डिक्रीजिंग है वो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग जो हमारा कर्व बना है वो डिक्रीजिंग कर्व फ्लैट कर्व टाइप का होगा। ठीक है, तो इसमें जो डिक्रीमेंट है वो बहुत मिनिमम होगा। तो अगर उसकी बात आप लोग करोगे, इफ इंसुलेशन इज वेरी हाई, very high, if insulation resistance is very high, then the curve will be very flat। ठीक है, तो ये जो हमारा कर्व है वो बहुत फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये हम लोग का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी है और ये हम लोग का टाइम टी है, तो जो हमारा कर्व होगा वो मे बी ऐसा हो। ठीक है, अब ये बहुत फ्लैट है। पहले पहले क्या था, पहले हमको अगर लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में ऐसे मिलता है। ठीक है, अब हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में ये फ्लैट होगा, और हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लोगे तो और हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में ये और फ्लैट होगा। ठीक है, तो जब ऐसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, जो बहुत हाई है, और ऑब्वियसली हम लोग बहुत हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए इस मेथड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर का लीकेज रेजिस्टेंस हो गया, ये बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं। तो ये मेथड क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब एक अप्रिशिएबल हम लोग चेंज देखना चाहेंगे वी में, वोल्टेज में, ये कैपिटल वी इनिशियल वोल्टेज अगर ये कैपिटल वी है, यहाँ से अगर हम एप्रिशिएबल चेंज देखना चाहेंगे कहीं पे इस सिचुएशन में या इस पॉइंट में अगर हम ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो इस पॉइंट में जो टाइम होगा टी, ठीक है, वो बहुत लार्ज टाइम होगा। ठीक है, अब ये बहुत लार्ज टाइम होगा तो ऑब्वियसली ये मेथड क्या हो गया, ये मेथड हो जाएगा आप लोग का टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, ये मेथड हो जाएगा आप लोग का टाइम कंज्यूमिंग। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे, अगर ये बहुत फ्लैट होगा तो जो डिफरेंस है कैपिटल वी और इंस्टेंटेनियस वी एट टाइम टी, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है अगर हम टाइम को कम करते हैं तो ये जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है वो मिनिमम हो जाता है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस अगर कम हो जाएगा और इसमें अगर हमको रीडिंग लेने में परेशानी हुई या फिर रीडिंग लेने में एरर हुआ, ठीक है, तो हमारा जो पूरा कैलकुलेशन है वो एरर बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है तो इसमें एरर भी आ सकते हैं। अब इन सब को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो कर्व हम प्लॉट करते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और टाइम का, इसको इस कर्व को हम लॉग के बेसिस में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप लोग लॉग v के बेसिस पे अगर आप लोग इसको ड्रॉ करोगे इस कर्व को,
तो log v के बेसिस पे अगर आप लोग ड्रॉ करोगे तो ये एक फ्लैट कर्व बन जाएगा या फिर स्ट्रेट लाइन का कर्व बन जाएगा। ठीक है। ये हो गया आप लोग का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये कर्व। ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग बात करें ग्राफ की, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आप लोग को मिलेगा। ठीक है। वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू होगी log e कैपिटल V। ठीक। और ये जो एक्सिस होगा वो टाइम एक्सिस होगा। ठीक। अब मान लीजिए कि एक इंस्टेंट है टी का। ठीक है। ये टी इंस्टेंट, यहाँ से ये टाइम जो है वो टी इंस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मेजर करते हैं तो ये जो वैल्यू है वोल्टेज की वो क्या होगी? लॉग वी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट टी। ठीक है। तो ये आप लोग को लॉग वी पता चल गया है, लॉग कैपिटल वी इनिशियल वोल्टेज आप लोग को पता चल गया, टी आपको नोन है। ठीक है। सी आपको नोन है ऑलरेडी। तो आप लोग आर की वैल्यू यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। फाइन। तो इस तरीके से आप लोग अगर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, और अगर वो टाइम कंज्यूमिंग है तो उसका ग्राफ आप लोग नॉर्मल ग्राफ ना बना के लॉगरिथमिक ग्राफ अगर आप लोग बनाते हैं तो उसमें आपका कर्व जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन में आप लोग का जो कैलकुलेशन है रेजिस्टेंस का वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, लीनियर ग्राफ होने के कारण। ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज का फॉल है, ये वोल्टेज का फॉल आप लोग को आसानी से पता चल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। अब ये मेथड कहाँ पे यूज करते हैं या कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है? तो ये मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है आप लोगों के लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर को फाइंड आउट करने में। ठीक है। लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। अब लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर ये कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसमें क्या एडवांटेज है जो इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं? तो लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर की अगर हम बात करें, ठीक, तो इसमें आपको एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपका वोल्टेज सोर्स है। ठीक है। ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये आपकी स्विच, एंड देन you will connect the capacitor। यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर यहाँ के इसके कैपेसिटर के टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक है। अब इसका लीकेज रेजिस्टेंस अगर मैं शो करूं, ठीक है, तो उसको इक्विवेलेंट सर्किट में मैं ऐसे शो कर सकता हूं। तो ये लीकेज रेजिस्टेंस इन रियल सर्किट कैपेसिटर में ही होता है। हम यहाँ पे जब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कैपेसिटर और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो लीकेज रेजिस्टेंस R1 यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या ये बात आप लोग को समझ में आई कि कैपेसिटर है और कैपेसिटर का जो इंटरनल लीकेज रेजिस्टेंस है उसी को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं R1 से। ठीक है। तो इसमें आपको एडिशनल रेजिस्टेंस आपको ऐड करने की जरूरत पड़ती नहीं है। आपको कैपेसिटर लेना है जिसका आपको लीकेज रेजिस्टेंस मेजर करना है वो। ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स लेना है, वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में इस कैपेसिटर को आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है। और उसके पैरेलल में आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर लगा देना है जिससे कि आप टर्मिनल वोल्टेज को मेजर कर सकें। ठीक है।
अब उसके बाद आप क्या करोगे, सेम इसको पहले कनेक्ट करोगे, कनेक्ट जब करोगे तो आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा, और जब ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू V तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तब फिर आप इसके चार्जिंग को स्टॉप करोगे, और जो वोल्टेज सोर्स है उसको आप लोग डिस्कनेक्ट कर दोगे। तो जब जैसे ही आप डिस्कनेक्ट करोगे तो उसके बाद फिर जो लीकेज रेजिस्टेंस है उसके थ्रू आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, तब फिर आपको आपको क्या मिलेगा, तब फिर आप लोग सिमिलरली रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 इज इक्वल टू 0.4343 इंटू टी डिवाइडेड बाई C इंटू log 10 V डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है। इसके थ्रू आप लोग R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग R1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये R1 क्या है, ये R1 है आप लोग का लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो जैसे ही आप लोग कोई भी कैपेसिटर लोगे तो उसमें एक लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे हम लोगों ने इस मेथड में किया इनिशियली, जब हम इंट्रोड्यूस किए तो ये सर्किट जब इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर यहाँ पे कोई लीकेज रेजिस्टेंस होगा कैपेसिटर का, तो ये आर के साथ में तो वो पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिलेगा, हमको इंसुलेशन रेजिस्टेंस की करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब इस मेथड को यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, और सिर्फ कैपेसिटर को कनेक्ट करके सबसे पहले हम लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां से आ गया आप लोग का लीकेज रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक। अब जब लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, देन फिर क्या करेंगे, आप फिर से वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करने के बाद ये कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज होगा, ठीक है। तो फॉर कैलकुलेशन इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो प्रीवियस मेथड है वहां से कैलकुलेट कैपेसिटर लीकेज रेजिस्टेंस, ठीक है। अब लीकेज रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा, जब लीकेज रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम फिर से चार्ज करेंगे, तो जब हम फिर से चार्ज करेंगे तो फिर हमारा जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, हमारा जो सर्किट होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। ये ठीक है, ये कैपेसिटर, और यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स, ये वोल्ट मीटर, ठीक है, ये आप लोग का वोल्टेज सोर्स, और ये आप लोग का कैपेसिटर, ठीक है। तो ओरिजिनल में सर्किट तो ऐसा होगा, बट अगर हमको लीकेज रेजिस्टेंस को सर्किट में दिखाना है तो हम इक्विवेलेंट सर्किट में ऐसे इसको लीकेज रेजिस्टेंस को हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो लीकेज रेजिस्टेंस हमारा क्या है, लीकेज रेजिस्टेंस है R1, यस, R1, ठीक। तो जब ये करोगे तो आप लोग का क्या होगा, आप लोग का जो कैपेसिटर है वो फिर से चार्ज होगा। अब उसके बाद क्या करना है, जब आप लोग को इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इसके पैरेलल में आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना है,
इंसुलेशन रेजिस्टेंस को आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को आपको कनेक्ट कर देना है और इसी इंस्टेंट में आपको यहाँ पे जो ये वोल्टेज सोर्स है उसको डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक। तो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस, हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या है, आर, ठीक। तो जब आप इस सर्किट को देखोगे तो ये इस सर्किट में जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज कैसे होगा, डिस्चार्ज होगा पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ लीकेज रेजिस्टेंस एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये पैरेलल अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट अगर आर नॉट लेता हूं मैं, ठीक है, तो आर नॉट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आर नॉट विल बी इक्वल टू 0.4343 into T divided by capacitance into log 10 कैपिटल V by स्मॉल v, फाइन। अब यहाँ पे ये जो आर नॉट की वैल्यू है, ये आर नॉट की वैल्यू क्या है, आर नॉट की वैल्यू जो है वो पैरेलल अरेंजमेंट है, आर नॉट की वैल्यू जो है वो लीकेज रेजिस्टेंस एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये अननोन है आप लोग का अभी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक। तो जब इस इक्वेशन से आप आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन से अगर आप लोग आर नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या आएगा, आर नॉट विल बी आर वन इंटू आर डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर। यहाँ से आपको ये वैल्यू नोन है, above from above equation you can calculate r naught, ओके। देन r1 की वैल्यू नोन है क्योंकि इसको हमने इनिशियली कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो r1 की वैल्यू नोन है, r नॉट की वैल्यू नोन है, सिर्फ एक अननोन जो बचा है वो क्या है, r, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन प्रैक्टिकली यू कैन कैलकुलेट इंसुलेशन रेजिस्टेंस, फाइन। And it will be used for high value of resistance measurement, ओके। तो इसको एक बार हम और देखते हैं, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। लॉस ऑफ चार्ज मेथड में क्या है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड हम लोग यूज करते हैं, लॉस ऑफ चार्ज मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल और लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, फाइन। तो अब अगर इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को देखें तो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है, हम सबसे पहले एक कैपेसिटर लेते हैं, एक कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जब कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, तब ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है चार्ज हो जाएगा, तब हम वोल्टेज सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देंगे और एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस को अगर इसके अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, ठीक है, देन ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा थ्रू इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस with the help of discharge equation of capacitor, ठीक है। तो डिस्चार्ज इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू इनिशियल वोल्टेज इनटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी। आरसी क्या है, आरसी है आपका टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट का, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर है आप लोग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो अननोन है, सी क्या है, वो है आप लोग का कैपेसिटर, ठीक। और जो इनिशियल वोल्टेज आपका कैपिटल भी क्या है, इनिशियल वोल्टेज जिस वैल्यू पे ये कैपेसिटर चार्ज हुआ रहेगा, ठीक है। और जो स्मॉल v वो क्या है, एट एनी टाइम t द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी स्मॉल v, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक। तो जब आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक r का इक्वेशन आ जाता है, r इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई c log e v टू द पावर v डिवाइडेड बाई v, ठीक है। इसको अगर आप लोग बेस 10 में
चेंज करोगे तो बेस 10 में 0.4343 इंटू टी डिवाइडेड बाई सी लॉग बेस 10 v डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो इस इक्वेशन के हेल्प से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अब अगर इस सर्किट की बात करें तो ये तो एक सर्किट हो गया, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया कि ये जो कैपेसिटर है उसको हम लोगों ने माना एक आइडियल कैपेसिटर, ठीक है। अब अगर ये एक प्रैक्टिकल कैपेसिटर होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का लीकेज रेजिस्टेंस भी आएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को तो मेजर कर रहे हैं, बट इसमें क्या होगा, इसमें हम इग्नोर कर दे रहे हैं लीकेज रेजिस्टेंस को। तो जब हमको लीकेज रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करना है तो सबसे पहले आपको क्या मेजर करना पड़ेगा, लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो जब लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर को जब हमको मेजर करना है तब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम कैपेसिटर को लेंगे और ये वोल्ट मीटर होगा और ये वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है। देन हाउ वी कैन कैलकुलेट लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लीकेज रेजिस्टेंस को R1 से डिनोट किया है, ठीक है। तो जो लीकेज रेजिस्टेंस है वो इन पैरेलल विद कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट प्रीवियस जो जब हम प्रिंसिपल देख रहे थे लॉस ऑफ चार्ज मेथड का वैसा ही होगा, ठीक है। सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करेंगे, देन कैपेसिटर विल बी चार्ज एट अ वैल्यू ऑफ कैपिटल V, ठीक है। देन वी विल डिस्कनेक्ट द वोल्टेज सोर्स एंड we will monitor the voltage across capacitor through electrostatic voltmeter, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा थ्रू लीकेज रेजिस्टेंस, ठीक। तो एट एनी टाइम टी हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लेंगे अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। वो क्या होगा, वो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी एट एनी टाइम टी, ठीक। तो उससे आप लोग R1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 की वैल्यू क्या आएगी, लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर R1, ठीक है। वो वैल्यू क्या होगी 0.4343 इंटू टी डिवाइडेड बाई सी लॉग बेस 10 V डिवाइडेड बाई V, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप लोग लीकेज रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिए। अब जब हमको इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस में क्या करते थे, कैपेसिटर के पैरेलल में हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते थे, ठीक है। तो जब हमको इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले कैपेसिटर का लीकेज रेजिस्टेंस हम ये प्रीवियस इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, अगेन वी विल चार्ज द कैपेसिटर थ्रू वोल्टेज सोर्स, ठीक है, एट अ वैल्यू ऑफ कैपिटल V, ठीक। देन we will disconnect the voltage source and connect the insulation resistance. Now capacitor will discharge through leakage resistance and insulation resistance, ठीक। तो it will be a parallel arrangement of R1 and R. R1 is known from the previous equation and R is unknown which we have to calculate. Fine. तो जब अब हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक। और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टी हम वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है उसको हम स्मॉल v लेंगे, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है आर नॉट का, आर नॉट के इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर लेंगे आर नॉट। अब ये आर नॉट क्या है, आर नॉट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड आर, लीकेज रेजिस्टेंस एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर नॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गई है, R1 की वैल्यू आप प्रीवियस इक्वेशन से कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक अननोन क्या बचा, यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो एक अननोन बचा, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फाइन। तो ये आप लोग का लॉस ऑफ चार्ज मेथड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैगर, ठीक। तो अब अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। तो इसके नोट्स बना लेना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जहां तक हो सकता था, ठीक है। तो इसके नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा।
ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ चार्ज मेथड भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड का अगर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है तो प्रिंसिपल यहाँ तक का होगा, इस सर्किट को जो एक्सप्लेन करेंगे इस इक्वेशन तक का। ठीक है, अब जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीकेज रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो लीकेज रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का मेथड यहाँ पे है, और उसके बाद फिर इसके पैरेलल में इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन आ जाता है। फाइन, और कोई डाउट होगा तो बताइए, एनी डाउट? नो, ओके देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। शायद फ्राइडे है, थर्सडे अगर कोई और क्लास नहीं लेगा या फिर मेरे को बोल दिया जाएगा इंगेज करने के लिए तो मैं इंगेज कर लूंगा। ठीक है, अदरवाइज हम फ्राइडे को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।